नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर भारत और चीन की सीमा से आई। आज अरुणाचल प्रदेश में इंडो चाइना बॉर्डर पर खड़े होकर होम मिनिस्टर अमित शाह ने चीन को करारा जवाब दिया। अमित शाह ने कहा, अब किसी की हिम्मत नहीं जो भारत की सुई की नोक के बराबर जमीन पर भी कब्जा कर सके। अमित शाह ने कहा, यह 1962 वाला भारत नहीं है कि लद्दाख हो, हिमाचल हो या अरुणाचल, हर तरफ भारत की सीमाएं आज सुरक्षित हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीमावर्ती राज्यों के सरहद के पास बसे गांव के विकास की योजना शुरू की है। इसी योजना का उद्घाटन करने के लिए आज अमित शाह अरुणाचल में इंडो चाइना बॉर्डर पर बसे भारत के पहले गांव में पहुंचे। 2 दिन के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश पहुंचे अमित शाह ने कहा, पहले नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से दूर समझा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में ऐसी पॉलिसी का इस्तेमाल शुरू किया जिसका नतीजा ये हुआ कि अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है न दिलों से दूर। असल में राहुल गांधी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, जयराम रमेश हो, उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी हो, सारे के सारे विरोधी दलों के नेता बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार चीन के मुद्दे पर खामोश रहती है। चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश पर दावा कर रहा है, लेकिन न मोदी कुछ बोलते हैं न उनकी सरकार के मंत्री देश को जमीनी सच्चाई बताते हैं। लेकिन आज अमित शाह ने अरुणाचल में जाकर विरोधी दलों की एक एक बात का जवाब दिया, चीन को चुनौती दी। अमित शाह के आज के बयान का क्या मतलब है, चीन ने इस पर कैसे रिएक्ट किया, कांग्रेस के नेताओं ने अमित शाह के जवाब पर क्या कहा, ये सारी बातें आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले सुनिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या कहा। मित्रों, आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई सौ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। अरुणाचल में जब भी मैं आता हूं तब हृदय देशभक्ति से भर जाता है, क्योंकि कोई भी अरुणाचल वासी सामने मिलता है तो नमस्ते नहीं कहता है, वो जय हिंद बोलकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। और यही जो जज्बा है आपका, इसने भारत के साथ अरुणाचल को जोड़ कर रखा है। 1962 की लड़ाई में यहां से जो कोई भी अतिक्रमण करने आया था उनको वापस जाना पड़ा। इसका कारण आपकी देशभक्ति है। और पूरा देश अरुणाचल वासियों की देशभक्ति को बहुत मन के साथ सलाम करता है, सैल्यूट करता है। और मैं भी अरुणाचल वासियों की इस देशभक्ति को प्रणाम कर मेरी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। असल में आज अमित शाह किबुथु गांव में थे। ये गांव चाइना बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर भारत का पहला गांव है। किबुथु गांव में अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की। इसके बाद अमित शाह इंडो चाइना बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी जवानों से मिलने पहुंचे। अमित शाह का यह दौरा इसलिए खास है क्योंकि पिछले हफ्ते ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदलने का ऐलान किया था, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को सदर्न तिब्बत या झंगनान के नाम से बुलाता है और उस पर अपना अधिकार जताता है। चीन की इस हरकत को हमारे विदेश मंत्रालय ने सिर्फ तनाव क्रिएट करने वाला एक तरफा कदम बताया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था, नाम बदलने से, ऐलान करने से जमीनी हकीकत नहीं बदल सकती। और आज अमित शाह सरहद पर पहुंचे। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार इंडो चाइना बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत कर रही है। सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं,
पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। आज अमित शाह ने भारत के पहले गांव किबुथु में 9 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कहा, अब वक्त बदल गया है, भारत बदल गया है, भारत के तेवर बदल गए हैं। पहले जिसे देश का अंतिम गांव समझा जाता था, वो अब देश का पहला गांव बन गया है। भारत के पहले गांव में उपस्थित आप सभी अरुणाचल वासियों को बहुत प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम। किबुथु की ये धरती जहां से भारत की शुरुआत होती है और एक गांव भारत की शुरुआत का गांव। प्रधानमंत्री जी ने पूरी बात को अलग तरीके से सम्मान के साथ रखा है। पहले जब मध्य भारत से कोई आता था तो कहता था कि मैं भारत के अंतिम गांव में जाकर आया, और अब जब यहां जैसे मैं वापिस जाऊंगा, मेरी पोती को बताऊंगा कि मैं भारत के पहले गांव में जाकर आया हूं। भारत के सबसे पहले गांव पर, सीमा के सबसे पहले गांव तक रोजगारी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मोदी जी अब जो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लेकर आए हैं, उत्तरी भूभाग की सीमा 4 राज्यों और एक यूटी के 19 जिले, 46 ब्लॉक और 2967 गांवों में ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसका पहला हिस्सा 662 गांवों में और 46 ब्लॉकों में शुरू होगा। लगभग 1,42,000 की आबादी, 1,82,000 की आबादी इसकी लाभार्थी होगी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अमित शाह का ये दौरा इतना खास क्यों है। अमित शाह कल अरुणाचल प्रदेश के नमती फील्ड जाएंगे। ये वो इलाका है जहां 1962 में भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों के बीच जबरदस्त जंग हुई थी। 1962 के वॉर में नमती फील्ड में सबसे ज्यादा भारतीय जवान शहीद हुए थे। इंडियन आर्मी ने यहां पर शहीद जवानों की याद में एक वॉर मेमोरियल बनाया है, जिसमें उस जंग में इस्तेमाल खाली कारतूस स्मृति चिन्ह के तौर पर रखे गए हैं। नमती फील्ड के अलावा होम मिनिस्टर क्लोंग वार मेमोरियल भी जाएंगे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। वालोंग में भी 1962 में चीन की सेना और इंडियन आर्मी के जवानों के बीच खूनी जंग हुई थी। यह वॉर मेमोरियल 2008 में बनाया गया था। अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन की पूरी निगाह है, इसलिए आज जैसे ही अमित शाह का भाषण खत्म हुआ, उसके थोड़ी देर बाद चीन का रिएक्शन भी आ गया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमित शाह के दौरे पर ऐतराज जताया और कहा, यह दौरा चीन की संप्रभुता के खिलाफ है। इससे दोनों देशों के रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा, बॉर्डर पर तनाव बढ़ेगा। कांग्रेस ने भी अमित शाह के दावे पर सवाल उठाया। कांग्रेस के नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, गृह मंत्री को देश को यह बताना चाहिए कि आज की तारीख में चीन हमारी कितनी जमीन पर काबिज है। भाई वो जमाने चले गए, उन जमानों को गए हुए कितने महीने हो गए, अतिक्रमण हुए कितने महीने हो गए, ये बताए ना। वहां पर जहां गए थे वहां लोगों के, वहां स्थानों के नाम बदले जा रहे हैं। क्या चीन से ये पूछा जाए कि हमारे गृह मंत्री का नाम क्या है, वो क्या चीन जवाब देगा? चीन जो चाहता है वो कर लेता है। ये तो बड़ी दुख का विषय है। गृह मंत्री को मैं फिर से कह दूं कि देश की अस्मिता, देश की सुरक्षा और देश के अभिमान के लिए जहां भी कोई लड़ेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। उनको कहीं धोखा नहीं होना चाहिए इस बात का। लेकिन साथ जो खड़ा होता है उसको विश्वास में लिया जाता है, उसको भी कुछ बताया जाता है कि हम लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे। चीन क्या कहता है, चीन क्या करता है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि चीन सिर्फ भारत से लगे बॉर्डरों को लेकर नहीं, कई सारे मुल्कों को लेकर इसी तरह के बयानबाजी करता रहता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि हमारी सरकार चीन को किस अंदाज में जवाब देती है और हमारे मुल्क में विरोधी दल चीन की बातों पर कैसे रिएक्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पर चीन ने कहा उसने हमारे अरुणाचल प्रदेश के 11 गांवों के नाम बदल दिए। चीन ने अपने कागजों में नाम बदले, इससे जमीनी सच्चाई तो नहीं बदली।
चीन का हमारे गांव पर कब्जा तो नहीं हो गया, लेकिन विरोधी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। कुछ लोगों ने दिखाने की कोशिश की जैसे चीन ने हमारे गांव पर कब्जा कर लिया है, लेकिन सरकार ने आज करारा जवाब दिया। अमित शाह चीन की इस हरकत के एक हफ्ते के भीतर ही उसी गांव में पहुंच गए जिसका नाम बदलने का दावा चीन कर रहा था, और देश के होम मिनिस्टर ने उसी जगह पर खड़े होकर कहा, कोई 1 इंच जमीन पर भी बुरी नजर नहीं डाल सकता। यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन इस जवाब का मतलब समझता है, इसीलिए उसके विदेश मंत्रालय ने तुरंत रिएक्ट भी किया। चीन ने नाम बदलने की, हमारे गांव पर दावा करने की कोशिश कोई पहली बार तो नहीं की है, लेकिन अब से पहले जब भी चीन इस तरह की हरकत करता था तो उसे यह कहकर खारिज कर दिया जाता था कि चीन को छेड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अब वक्त बदल गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार की नीति में झुकने का स्कोप नहीं है, इसीलिए देश के होम मिनिस्टर ने उसी जगह पर जाकर चीन को करारा जवाब दिया, वो जगह जिस पर चीन दावा जता रहा था। यह बदले हुए भारत के तेवर है, यह भारत का चीन को करारा जवाब है। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी फौज, हमारी आईटीबीपी और बीएसएफ के बहादुर जवान सरहद पर किसी भी दुश्मन को जवाब देने में सक्षम है, लेकिन मुश्किल है कि देश को कमजोर करने वाले देश के भीतर मौजूद हैं, जो हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवा के देश के अमन चैन को नुकसान पहुंचाते हैं। इस वक्त बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और गुजरात के कुछ इलाकों में कम्युनल टेंशन है। बिहार में तो अब पुलिस के एक्शन पर ही सवाल उठने लगे हैं। सासाराम और नालंदा में रामनवमी के जुलूस पर हमले के बाद हुई हिंसा को पुलिस ने साजिश का नतीजा बताया है, लेकिन पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उसको लेकर अब पुलिस पर उंगलियां उठ रही हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने कहा कि हिंसा के पीछे बीजेपी है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कहा पीएफआई ने हिंसा की साजिश रची और नीतीश की सरकार बेकसूर हिंदू नौजवानों को पकड़ रही है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि नीतीश की पुलिस सिर्फ मुसलमानों को पकड़ रही है और नीतीश कुमार टोपी बदल बदल कर इफ्तार में खजूर खा रहे हैं। असल में हुआ यह कि बिहार शरीफ और सासाराम में जो हिंसा हुई उसके केस में पुलिस ने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स का पता लगाया। पुलिस का दावा है इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए लोगों को हिंसा के लिए भड़काया गया। नालंदा में हिंसा के केस में पुलिस ने 15 एफआईआर दर्ज की हैं, 243 लोगों को नामजद किया गया है और अब तक 140 लोगों को पकड़ा गया है। सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब करने के मामले में पुलिस ने मनीष कुमार, तुषार कुमार, धर्मेंद्र मेहता, भूपेंद्र सिंह राणा उर्फ चंदन सिंह और निरंजन पांडे समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लड़कों कुंदन और कृष्णा ने एफआईआर में नाम आने के बाद खुद पुलिस के आगे सरेंडर किया। ये दोनों उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि ग्रुप में कुछ भड़काऊ मैसेजेस सर्कुलेट किए गए थे। चूंकि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो सब हिंदू हैं और इसके बाद तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि बिहार में दंगे हुए नहीं, कराने की साजिश की गई और यह सब बीजेपी की कोशिश है। जांच हो रहा है और जांच में चीज़ें जो है स्पष्ट हो रही है और जो लोग भी इस पर शामिल हैं उन सब पे कार्रवाई की जा रही है, तो किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। और ये सारी चीज़ें तो और अभी थोड़ा और क्लियर हो जाने दीजिए, बाकी सारी चीज़ें जनता के सामने आएगा कि कौन लोग क्या है। आरोप ये भाजपा लगा रही है कि आप लोग पक्षपात कर रहे हैं, चुन चुन के लोग जो है उसको टारगेट करके। बेकार की बात है। एक एक चीज़ों पर लगातार जब से हुआ है नज़र है लोगों की और उसी हिसाब से कंट्रोल किया गया। जो जिस प्रकार का इन लोगों ने डिज़ाइन किया था कि भाई उसको काफ़ी हद तक सरकार ने, प्रशासन ने कंट्रोल किया माहौल को, लेकिन प्लानिंग तो बहुत बड़ी थी। इससे पहले भी तमिलनाडु वाला क्या प्लान था, किस हिसाब का माहौल बन गया था। तो ये तो जानबूझ करके बिहार में माहौल खराब करना चाहते हैं भाजपा के लोग। तेजस्वी यादव के इस बयान पर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने आपत्ति जताई। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कहा जब सरकार पहले ही तय कर चुकी है कि दोषी कौन है तो फिर जांच की क्या जरूरत।
वीएचपी के नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार वोट के चक्कर में हिंदुओं को फंसाने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस मामले की जांच एनआईए से करानी चाहिए। इसी मांग को लेकर आज वीएचपी के नेता पटना में गवर्नर से मिले। वीएचपी के डेलीगेशन ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से इस मामले में दखल देने की अपील की। वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरएन सिंह ने कहा कि बिहार में हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ हो सकता है। क्योंकि बिहार सरकार निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, इसलिए इस मामले की जांच सेंट्रल एजेंसी को सौंपनी चाहिए। किसी भी चीज के लिए इमीडिएटली आपको किसी भी कहते हैं निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए। ये आज के समय में जब वहाँ पर तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद या हिंदू समाज के द्वारा निकाला गया शोभा यात्रा में हम लोग कहीं ये उपद्रव करने के लिए नहीं आए थे। अगर आज हमारे ऊपर ये अत्याचार किया जा रहा है तो कहीं न कहीं हमें तो बोलना है। आज क्या जरूर ऐसा है कि बिहार शरीफ में कोई भी दूसरे समुदाय के लोग इसमें ये संलिप्त नहीं पाए गए और केवल 5 हिंदू भाइयों को कहकर के आप अपना कार्य पूरा करना चाहते हैं। इस पर यह भी देखा जाए कि बिहार में अभी कुछ दिन पहले पीएफआई का यूनिट के लोग भी पकड़ाए थे और क्या ये इसमें उस ग्रुप का भी कोई संलग्नता है कि नहीं, इसके बारे में भी जांच हो, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। एनआईए का जो कहते हैं दायरा है उसको यहाँ भी बढ़ाया जाए। हमारे कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती जो परेशान किया जा रहा है उसके बावजूद भी हम लोग सड़क पर उतर करके कोई तोड़ फोड़ नहीं करने जा रहे। हम लोगों ने एक संवैधानिक तरीका से राज्यपाल को ज्ञापन दिया है और आगे जो करना होगा सो करेंगे। बिहार में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कामेश्वर चौपाल ने भी नीतीश सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हिंसा बिहार सरकार की लापरवाही से हुई है। अब अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए जांच में हिंदू संगठनों को लपेटा जा रहा है। कामेश्वर चौपाल ने कहा कि हिंदुओं की आस्था पर छूट की जाए, रामनवमी के जुलूस पर हमला हो, हिंदुओं पर पत्थर और बम फेंके जाएं और हिंदुओं को ही पकड़कर जेल में डाला जाए, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार शरीफ में नाम बदल करके पीएफआई का वर्क चलता है। पूरे बिहार से लड़के मंगाए गए थे, उधर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। वो तो एकदम फिलअप द ब्लैंक बोलते हैं, बिना जांच के, बिना पड़ताल के। हाउस में कहते हैं आरएसएस वाला ने किया, बजरंग दल वाले ने किया, विश्व हिंदू परिषद ने पाला किया। जब वर्तमान और भूत मुख्यमंत्री बोलते हैं, जब उनके सहयोगी सब ये बात बोलते हैं, तो जांच की क्या आवश्यकता है? पीएफआई की प्लानिंग है, जिस प्लानिंग के तहत ये समाज को लड़ाना चाहता है और पूरे देश को अशांति करना चाहता है। जो सरकार के भूल हुई है और उसी को चोरे को आप चौकीदार बनेंगे तो परिणाम कुछ नहीं आएगा। और वो जांच वहां से नहीं, या तो न्यायिक जांच हो, किसी एक्टिंग जज से जांच करावे, या तो केंद्रीय एजेंसी से जांच कराए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि बिहार में बेगुनाह हिंदुओं को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी का दावा है कि नीतीश कुमार की सरकार बेकसूर मुसलमानों को पकड़ रही है। ओवैसी ने कहा कि नीतीश और तेजस्वी के बीच फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है। दोनों ड्रेस बदल बदल कर इफ्तार में पहुंचते हैं, खजूर खाते हैं, लेकिन उन मुसलमानों के जख्मों पर मरहम नहीं लगाते जिनके घर जलाए गए। यकीनन ये प्री प्लान था। जब प्री प्लान था तो आप लोग सो क्यों रहे थे? जुलूस का परमिशन आप देते हैं, पुलिस के सामने मदरसे को जलाया जाता है और आपकी पुलिस तमाशाई बनी बैठी रहती है। तो यकीनन ये पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की सरकार पर आयद होती है, उनकी नाकामी की निशानी है। और जब इतना बड़ा हिंसा हुई तो उसके बाद भी अभी तक वो सरकार मुआवजा देने की बात नहीं करती, कंपनसेशन की। आप उन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं करते। तो ये बात है, बजाय उसके आप इफ्तार की दावत करते हैं और बैठकर मजे ले लेकर खजूर खाते हैं। भाई सेकुलरिज्म का नाम सिर्फ आपको चुनाव में क्यों आता? सेकुलरिज्म का नाम सिर्फ आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का क्यों क्या आता? भाई सेकुलरिज्म का अगर याद है आपको तो मुआवजा दीजिए। वहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये हमारे पास रिपोर्ट है। जिनको निशाना बनाया गया, जिनके घरों में घुसकर लूटा गया सासाराम में, उल्टा आप वहीं पर आप उनको निशाना बना रहे हैं।
नीतीश के इफ्तार की पार्टियों में शामिल होने को सिर्फ ओवैसी ने मुद्दा नहीं बनाया, बीजेपी ने भी इसे नीतीश की अपीजमेंट पॉलिसी का सबूत बताया। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा दिया गया। इस पोस्टर में लिखा गया कि लाल किले के बैकग्राउंड में मौलाना टोपी पहनकर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले जीरो पर आउट हो जाएंगे। पोस्टर में नीतीश की तस्वीर भी है और उसके बगल में लिखा गया है, कुर्सी प्यारी है। पटना साहब से बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, नीतीश कुमार वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए टोपी पहनना कौन सी बड़ी बात है। नीतीश कुमार जी लोकतंत्र लोक लाज से चलता है और लोक लाज का यह भी तकाजा होता है कि रामनवमी की शोभा यात्रा भी निकले, ताजिया भी निकले। क्या संदेश दे रहे हैं आप कि आपके गृह जिला नालंदा या सासाराम में अभी तक तनाव है, लोग परेशान हैं और अब तो मीडिया के लोगों ने बता दिया कि वहां पर अगर पूरी पुलिस सख्त होती जैसे पिछले बार थी तो इकट्ठा नहीं होती। तो आप इफ्तार करिए, अभी आपका अधिकार है, बड़ी टोपी भी पहनिए। आप संदेश क्या दे रहे हैं, यह बड़ा सवाल है और इसका उत्तर मैं श्रीमान नीतीश कुमार के ऊपर छोड़ता हूं। वो बार बार कहते हैं मैं सबको साथ लेकर चलता हूं, ये कौन सा है आपको सबके साथ लेकर चलने का आपकी सोच और क्या है आपका सुशासन। अच्छा होता कि इफ्तार भी खिलाते और नालंदा भी जाते और लोगों को मलहम लगाते। यह सही है कि पुलिस को मामले की तह तक जाना चाहिए, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, अगर किसी ने साजिश रची तो उसका पता लगाना चाहिए। लेकिन यह भी सही है कि सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी के मौके पर हिंसा के सैकड़ों वीडियो सामने आए हैं। किसने पत्थर फेंके, किसने आग लगाई, ये इन वीडियो में साफ दिखाई देता है। इसलिए जब सिर्फ एक पक्ष के लोगों को पकड़ा जाता है, उनके नाम पब्लिक किए जाते हैं, तो सरकार और पुलिस की नीयत पर सवाल उठना लाजमी है। तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार, उन्हें सियासत करने का, सियासी बयान देने का पूरा हक है, लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो अपनी पार्टी के नेता होने के साथ साथ बिहार के मुखिया हैं, संवैधानिक पदों पर हैं। इसलिए अगर वो जांच से पहले किसी एक पक्ष को जिम्मेदार ठहरा दें या ये इशारा कर दें तो इससे गलत संदेश तो जाएगा। इसीलिए आज वीएचपी ने बिहार सरकार के मंशा पर सवाल उठाए और सेंट्रल एजेंसी से जांच की मांग कर दी। और दुख की बात है कि बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी इसी तरह की हिंसा की चिंगारी पहुंच गई है। जमशेदपुर में एक मंदिर के धर्म ध्वजा में किसी ने मीट के टुकड़े बांध दिए। इस पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की और इसके बाद जब हिंदू संगठनों के लोग मंदिर में मीटिंग कर रहे थे, उसी वक्त पत्थरबाजी शुरू हो गई और माहौल खराब हो गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। जब तक पुलिस आती उससे पहले ही दंगाइयों ने कई दुकानें जला दी। हिंदू संगठनों का आरोप है कि वो लोग शास्त्री नगर के प्राचीन जटाधारी मंदिर में बैठक कर रहे थे, तभी पत्थर चलने शुरू हो गए। कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ की गई और फिर दुकानों को आग लगा दी गई। 8 अप्रैल शनिवार को मंदिर की धर्म ध्वजा में मांस के टुकड़े बंधे हुए मिले। उसके बाद पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। उस वक्त किसी तरह पुलिस ने हालात को काबू किया, लेकिन कल देर रात फिर हालात बिगड़े। पुलिस के जवानों पर भी पथराव हुआ। रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात करना पड़ा। अब स्थिति यह है कि जमशेदपुर में इंटरनेट बंद है, दफा 144 लगा दी गई है। पुलिस लोगों से घरों में रहने के लिए अनाउंसमेंट कर रही है। पूरे शहर में तनाव है। पुलिस का दावा है कि जमशेदपुर में फिलहाल हालात काबू में है। मैजिस्ट्रेट की अगुवाई में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें फ्लैग मार्च कर रही हैं। शहर के सभी स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है।
लेकिन जमशेदपुर में भी पुलिस के एक्शन पर हिंदू संगठन नाराज हैं, क्योंकि पुलिस ने जमशेदपुर के एक लोकल बीजेपी लीडर अभय सिंह को अरेस्ट किया है। ये कल रात को दो समुदाय के बीच, हिंदू मुस्लिम के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, जिसके चलते थोड़ा सा क्या कह रहे हैं, जिसके चलते थोड़ा सा विधि व्यवस्था को संभालने में थोड़ा फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना पड़ा। तो इसी क्रम में और पूछताछ के क्रम में कुछ लोगों को हम गिरफ्तार किए थे। तो उन्हीं का कहना था कि ये जो अभय सिंह है, इन्हीं का हाथ है, इनका भी जो भी ऐसे थोड़ा विद्रोह फैलाने में। तो उसी के क्रम में एक FIR दर्ज हुआ है, तो उसी में इनका अरेस्टिंग हुई है, तो उसी धाराओं में इनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। बाकी जैसे कान का अनुसंधान पूरा होगा तो आपको आगे और जानकारी दी जाएगी। बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के विरोध में कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस दंगा करने वालों के बजाय चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के इशारे पर बीजेपी के नेताओं को परेशान कर रही है। एसपी साहब से सिर्फ मैं ये जानना चाहिए कि आखिर श्रीमान अभय जी को आपने गिरफ्तार किस बिना पर किया है, उनका गुनाह क्या है, उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया कि आपने बगैर नोटिस के, बगैर प्रायर इंफॉर्मेशन के आप उनको घर से उठा लेते हो। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? तो वैसी परिस्थिति में एसपी साहब कुछ भी जवाब नहीं दे पाए और उनकी तानाशाही इस तरह से दिख रही थी जैसे किसी के संकेत पे वो काम कर रहे हैं। प्रशासन का काम जनता जनार्दन की व्यवस्था को बनाना है, न कि व्यवस्था को बिगाड़ना। बीजेपी का कहना है कि यह मामला धार्मिक झंडे के अपमान का है। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उन पर हमला किया गया। पुलिस को सब मालूम था, फिर भी वो इस हिंसा को रोकने में नाकाम रही। बीजेपी का कहना है कि जिन लोगों ने धार्मिक ध्वजा की बेअदबी की, अगर उन्हें जल्दी नहीं पकड़ा गया तो बीजेपी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। देखिए, जमशेदपुर में जो कुछ भी हुआ वो साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी राजधर्म भूलकर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हैं। अब जमशेदपुर में महावीरी झंडे में मांस बरामद होता है। जब आक्रोश में जो सनातनी भाई हैं वो शांतिपूर्वक धरना देने के लिए उसी स्थल पर बैठ जाते हैं, तो पुलिस की मौजूदगी में असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके ऊपर पेट्रोल, डंडे, तलवार से हमला किया जाता है। कई लोग बुरे तरीके से घायल हो जाते हैं। तो जब पुलिस को पहले से पता था कि यहाँ धरना चलेगा, यहाँ स्थिति तनावपूर्ण है, तो फिर ऐसी घटना को क्यों होने दिया गया? लेकिन हम भी सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर झंडे में मांस बरामद के पीछे जिन लोगों का हाथ था उनकी अविलंब गिरफ्तारी नहीं होती है तो इससे भी बड़ा वृहद आंदोलन पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। यह मुख्यमंत्री के लिए चेतावनी है। बीजेपी ने सीधे सीधे हेमंत सोरेन की सरकार पर आरोप लगाया, उनकी पुलिस पर सवाल उठाया, तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मनोज पांडे ने इसका जवाब भी दिया। जेएमएम का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाती है क्योंकि इससे पोलराइजेशन होता है और बीजेपी उसका फायदा उठाती है। इस विषय को छोड़कर इनके पास बोलने का कोई और विषय है? क्योंकि ये विषय ही इनको सूट करता है। इससे धार्मिक ध्रुवीकरण और उसके आधार पर राजनीतिक जमीन बचाने की कवायद की जाती है। भाजपा मरणासन स्थिति में है झारखंड में। आने वाला चुनाव में पता चल जाएगा। पहली बार माटी के बेटों ने एक सरकार देखी है जो उनके लिए बनी और उनके लिए काम कर रही है। उसी से बेचैनी और पेट में दर्द इनको है। बिहार में जिस तरह से माहौल खराब किया गया, उसी पैटर्न पर झारखंड में हिंसा हुई। यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। पुलिस को इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए, लेकिन मुश्किल है कि पुलिस अपनी साख बचाने के चक्कर में जिस तरह से एक्शन लेती है उससे मामला सियासी हो जाता है। और ये तो आपने देखा है कि हिंसा के मामले में राजनीति कैसे हो रही है, सियासी बयानबाजी किस तरह से की जा रही है। जब सियासत होने लगती है ऐसे मामलों में तो क्या होता है, ये झारखंड के पड़ोसी बंगाल में साफ दिखाई दे रहा है। बंगाल की हिंसा के लिए बीजेपी ममता की सरकार को और ममता बनर्जी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराती है। आज ममता बनर्जी ने कहा कि हावड़ा और हुगली में हिंसा के पीछे बीजेपी है। बीजेपी ने पूरी प्लानिंग के साथ सब कुछ किया।
हालांकि रामनवमी के मौके पर हावड़ा और हुगली में जो हिंसा हुई उसकी तहकीकात के लिए एक एनजीओ के 6 मेंबर्स की टीम ने उन इलाकों का दौरा किया, लेकिन पुलिस ने इस टीम को रोका। जिस जगह पर हिंसा हुई वहां जाने नहीं दिया, लेकिन इस कमेटी ने आसपास के लोगों से बात करके जो सबूत मिले उन्हें इकट्ठा किया। आज अपनी रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को सौंप दी। कमेटी ने लिखा है कि हावड़ा और हुगली में हुई हिंसा प्री प्लान्ड थी। कमेटी का कहना है कि रामनवमी की शोभा यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से निकाली जा रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर उसे निशाना बनाया। हिंसा करने वालों को ममता बनर्जी के उस भाषण से हौसला मिला जिसमें कहा गया था कि अगर मुस्लिम इलाकों से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। कमेटी ने ममता बनर्जी के भाषण वाले इस वीडियो को भी अपनी रिपोर्ट के साथ पेश किया है। इस पर ममता बनर्जी ने आज नाराजगी जाहिर की। ममता ने कहा कि बंगाल में माहौल अब शांत है तो बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने खुद हिंसा भड़काई, पुलिस ने परमिशन नहीं दी फिर भी जुलूस निकाला। जानबूझकर जुलूस निकालने के लिए नमाज का वक्त चुना गया। Only the incident came because of BJP. They changed the timing without the permission. They have done it because High Court told you cannot say anything. That's why up to the 6th I didn't say anything. And after that, when they have taken the permission, even police said you do it. Police has not given permission. Number 1. Number 2, the meeting was mentioned. They will do it in the afternoon. But at the time of namaz time, intentionally, deliberately they went there to victimize the people. After that also, our police, 1 hour it was, of course in a bad state because BJP along with bunduks, dancing with arms, bulldozer, tractors, they went. You tell me, for a religious meeting, একটা ধর্মীয় মিটিংয়ে आर्म्स কেন নিয়ে যাবে? ये बात सही है कि रामनवमी से पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था अगर शोभा यात्रा मुस्लिम इलाकों से गुजरी तो एक्शन होगा। फिर हिंसा हुई। जब हिंसा हुई तो ममता ने कहा कि पुलिस की परमिशन के बगैर यात्रा निकाली गई, तो आयोजकों ने पुलिस की परमिशन की चिट्ठी दिखा दी। इसके बाद एक्शन शुरू हुआ तो उन लोगों को पकड़ा है जो हिंसा के शिकार हुए थे, जो विक्टिम्स थे। ममता ने कहा कि मुसलमान तो रमजान के दौरान शांति से रहते हैं, फल खाते हैं और फलों के ठेलों को फेंका गया, दुकानों को आग लगाई गई। उसका मतलब यह निकाला गया जैसे ममता मुस्लिम पक्ष को क्लीन चिट दे रही है और हिंदू पक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है। इससे लोगों के मन में जांच को लेकर शक पैदा हुआ। बीजेपी ने फायदा उठाया। अब बीजेपी ने फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज दी। इससे ममता खासी नाराज है। पब्लिक परसेप्शन तो यह है कि ममता बनर्जी मुसलमानों को प्रोटेक्शन देती है, उनकी गलतियों को इग्नोर कर देती है और बीजेपी उनकी इसी इमेज का फायदा उठाकर हिंदू वोट पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। सियासी खेल में नुकसान हो रहा है बंगाल के लोगों का, और यह सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा, यही का यही रायपुर में भी देखने को मिला। हिंदू संगठन से जुड़े एक नौजवान लड़के की हत्या हो गई। इसके बाद विरोध शुरू हुआ तो रायपुर में हंगामा हो गया। रायपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोगों ने 2 घरों में आग लगा दी। असल में 2 दिन पहले इसी इलाके में मामूली सी बात को लेकर 2 कम्युनिटी के लोग भिड़ गए थे, जिससे दोनों पक्षों के बीच पहले मारपीट हुई, फिर भुवनेश्वर साहू नाम के एक नौजवान की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मुस्लिम समाज के लोगों पर लगा। हिंदू संगठनों ने बंद की कॉल दी और अब पूरे इलाके में पुलिस तैनात है। इस इलाके में आज सुबह से ही माहौल तनावपूर्ण था। हिंदू संगठन से जुड़े भुवनेश्वर साहू की हत्या के विरोध में वीएचपी और बजरंग दल के अलावा बीजेपी के लोग भी इकट्ठा हुए। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये लोग उसी जगह पर जाने की कोशिश कर रहे थे जहां हिंसा हुई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका तो उग्र भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिया। बीजेपी कार्यकर्ता इस पूरी हिंसा के पीछे छत्तीसगढ़ सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे।
इसी दौरान पुलिस ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव को हिरासत में ले लिया। आज रायपुर में भी वीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने बाइक रैली निकाली और पूरे इलाके में सभी दुकानों को बंद करवा दिया। वीएचपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो हुआ उसके पीछे रोहिंग्या मुसलमान। छत्तीसगढ़ में मुस्लिम आतंकवाद और रोहिंग्या मुसलमानों की जिस तरह से आतंक बढ़ रहा है, उसी कारण से हमारा छत्तीसगढ़ अशांत हो चुका है। और भाई भुवनेश्वर साहू जिसकी निर्मम हत्या इन मानसिक जिहादियों मुसलमानों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है, आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को बंद का आह्वान किया है ताकि उनको भाई को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। और आप सुबह से देखेंगे कि पूरा सब्जी मंडी, बस स्टैंड और पूरा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सभी स्वतः ही हिंदू समाज आगे आकर के बंद कर रहा है। 8 अप्रैल को बेमेतरा बिरनापुर के गांव में जब दोनों पक्षों के बीच में विवाद शुरू हुआ, उसके बाद से ही पुलिस इस इलाके में एक्टिव थी। ये करीब 700 लोग की आबादी वाले गांव में 900 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती दिखाई दी। आईजी के साथ साथ एसपी रैंक के 3 अफसर मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जो है बंद का आह्वान किया गया है, जिसके लिए सभी थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। 400 से अधिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। सभी थानों में एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग भी कराई जा रही है और जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति है उस पर नजर रखी जा रही है। अभी तक ऐसी कोई घटनाओं की रिपोर्ट नहीं आई है। भाटा गाँव का जो बस स्टैंड है वहाँ पर एक विवाद की सूचना आई थी, तो वहाँ पर पुलिस बल तुरंत पहुँच गया था और उसके बाद विवाद को शांत करा दिया गया। उसके बाद से अभी तक ऐसी कोई घटना हमारी जानकारी में नहीं है। ये घटना देखने में ऊपर से साधारण लग सकती है, एक नौजवान की हत्या का मामला लग सकती है, लोकल इशू लग सकती है, लेकिन बात गंभीर है। रोहिंग्या बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और यहां तक कि कर्नाटक और केरल तक फैल चुके हैं और ये चिंता की बात है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घर घर सर्वे करवाया था। ये पता लगाया था कि किन किन इलाकों में गैर कानूनी तौर पर रोहिंग्या रह रहे हैं। सबकी पहचान की गई, इससे फायदा हुआ। मुझे लगता है अन्य राज्यों को भी इसी तरह का सर्वे कराना चाहिए, जिससे देश में रह रहे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान हो सके और उन्हें वापस डिपोर्ट किया जा सके। हरियाणा के सोनीपत से भी आज बुरी खबर आई। सोनीपत में एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों पर हमला किया गया। पता लगा यहां कल रात में कुछ उपद्रवी किस्म के लोग ये मस्जिद में घुस गए और वहां नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ मारपीट। मामला सोनीपत के सांदल कला गांव का है। मुस्लिम समाज के लोगों का आरोप है कि करीब 15 से 20 लोग आए और उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में 19 लोगों को आरोपी बनाया है और 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि इस गांव में मुसलमानों के 15-20 घर हैं। वो लोग छोटे से कमरे को मस्जिद बनाकर यहां इबादत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह मंजूर नहीं है। इसी वजह से उनके साथ मारपीट की गई। रात को तकरीबन 9 बजे नमाज अदा कर रहे थे। 15-16 बंदे थे, कुछ बच्चे भी थे, कुछ बुजुर्ग भी थे। तो बाहर से बंदे आए, गांव के बंदे थे जो अलग उसके समुदाय के थे। तो उन्होंने आके आवाज देनी शुरू कर दी, नमाज क्यों अदा कर रहे हो, बाहर निकलो। तो नमाज अदा करने से हम बाहर तो निकले नहीं, तो वे अंदर आए। अंदर आने के बाद उन्हें जो बच्चे थे उनको भी तोड़ा, उनको भी मतलब पीटा गया है और बुजुर्ग थे उनको भी पीटा गया है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो छोटे छोटे बच्चे थे, वे बाज के ऊपर चढ़ गए। उनके जब पीछे जाके ऊपर छत पे जाके उनके साथ भी वारदात की गई, मारपीट की गई है। किसी का हाथ पे चक्कू मार रखा, किसी के पैर पे चक्कू मार रखा, किसी का सर फूटा हुआ है। पीछे से आए और आते उन्होंने तो हम तो नमाज अदा करे, नमाज में ध्यान दो ना, तो आते बिट्टे लाठी से चार्ज कर दी ना, तो मारने, किसी का चाकू मारे, किसी का उन्हें तलवार मारी जी। और कम से कम 15-20 जने थे वे। गांव में रहने वाली मुस्लिम समाज की महिलाओं का आरोप है कि मारपीट करने वाले सारे नौजवान गांव के ही हैं, वो बाहरी नहीं हैं। उन्होंने जानबूझकर हमला किया और महिलाओं को भी नहीं बख्शा।
बस ऐसे ही आकर एक कदम तक कर दिया था, ऐसे ही पीटने लग गए। सब ने नमाज पढ़ रहे थे, औरत भी नमाज पढ़ रही थी घर पे, और मर्द यहाँ नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में। सबका मार गए, औरत भी नहीं छोड़ी, लड़की भी नहीं छोड़ी, सबका मार गए। घर में बड़का मार के गए, गेट तोड़ गए। पूरा घटना हुई, आप उस समय थे यहाँ पर? जी, सब नमाज पढ़ रहे थे। जब आदमी का मारपीट करना, आदमी घर में घुसे तो औरता का भी मारे हैं उन्होंने। सब आदमी भी बेचारे पीट पीट का घर में बड़े, तो औरत जब निकलिया नमाज पूरी नहीं पढ़ी, आदम नमाज छुड़वा दी उनने। नमाज के समय करा, सजदे में थे सब। मेरे ससुर जी का मारे हैं, देवर के लड़के का मारे, जेठ का मारे, सभी का मारे हैं। हाथ पांव तोड़ के गिर रखे, सभी अस्पताल में। मेरी लड़कियां का मारे, तो जितने भी हैं और का गुम चोट लग रही है जी। बाहर मस्जिद में तो आदमी नमाज पढ़े जी, हम तो उल्ला सुनी जी, भाई बार है डंडो तो मार मोर का गिर दिए इतना जी। वे चले गए घरों में, बढ़ गए वहां जाकर जो कर, वहां घरों में लड़के नमाज पढ़ कर भाग चल दिए, उनके आगे भाग लिए, पीछे पीछे भाग लिए जी। मैं घरों में जा कर मारे घुस घुस कर, लड़की भी बहू बेटी सब मारे जी, सबका गिर कर। हालांकि हरियाणा के पुलिस अफसर सोनीपत में जो हिंसा हुई उसको आपसी झगड़े का मामला बता रहे हैं। सोनीपत के डिप्टी कमिश्नर ने कहा, दो गुटों के बीच किसी मामूली बात को लेकर यह झगड़ा हुआ, दोनों पक्षों को समझा दिया गया है, अब कोई टेंशन नहीं है। रात को 8:30-9 बजे के ज्यों ही हमारे नॉलेज में यह डाला गया, हमने तुरंत पुलिस प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस केस रजिस्टर किया गया, FIR की गई और पूरी पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है और मामले की पूरी तहकीकात की गई है। 10 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और पूरा गांव के जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्टेड लोग हैं, नंबरदार हैं, सरपंच हैं, पंचीज हैं, उनके साथ हमारी प्रशासन की मीटिंग हो चुकी है। और ये कोई सुनियोजित प्रायोजित कोई ऐसा इशू नहीं था, प्रायोजित नहीं था। और कुछ बच्चे बैठ के ड्रिंक्स कर रहे थे, उनके बीच में छोटा मोटा अल्टरकेशन हुआ है, उसी का आउटबर्स्ट का ये नतीजा था। नमाज से इसका कोई रिलेशन नहीं था, नमाज का टाइम पहले का था, उस टाइम नमाज का इशू नहीं था और ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं है। ये रूटीन की चीज़ें हैं, नमाज डेली होती है, पढ़ते हैं, कभी कोई इशू नहीं आया। सद्भाव से लोग रहते हैं, भाईचारा कायम है और कायम रहेगा, उन्होंने प्रॉमिस किया है। बाकी हमारी पूरी नज़र है माहौल के ऊपर, कोई ऐसी स्थिति नहीं बिगड़ेगी वहाँ। पुलिस कह रही है कि झगड़ा आपसी था, लेकिन गांव वालों ने इस मामले की गंभीरता को समझा और गांव के बड़े बुजुर्गों ने एक मीटिंग बुलाई। दोनों धर्मों के लोग साथ साथ बैठे और तय किया, जो हुआ सो हो गया, उस पर अब ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। पुलिस गड़बड़ी करने वालों को सजा देगी और गांव वालों को मिलजुल कर रहना है। सोनीपत में मस्जिद पर हमला हुआ, ये तो दिखा, लेकिन इसके पीछे नमाज का इशू नहीं था, ये राहत की बात है। पुलिस को भी इस मामले को दबाने या छुपाने के बजाय इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और मैं गांव वालों की तारीफ करूंगा, खासतौर पर बड़े बुजुर्गों की। उन्होंने वक्त रहते कदम उठाए, सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा किया, शांति बनाए रखने की पहल की। अब पुलिस को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आज ममता बनर्जी और शरद पवार को चुनाव आयोग ने झटका दिया। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी का नेशनल पार्टी का स्टेटस छीन लिया गया। टीएमसी और एनसीपी के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छिन गया है। नियम के मुताबिक किसी भी पार्टी को अगर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोटिंग के 6% वोट मिले या फिर लोकसभा चुनाव में जरूरी है कि लोकसभा की कम से कम 2% सीटें मिले या कम से कम 4 राज्यों में किसी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिले, तभी उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और सीपीआई इनमें से कोई भी शर्त पूरा नहीं कर पाए, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इन तीनों पार्टियों का नेशनल पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल खुश हैं, क्योंकि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया। आम आदमी पार्टी को दिल्ली, पंजाब और गोवा के बाद अब गुजरात में भी स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया है। क्योंकि 4 राज्यों में स्टेट लेवल की पार्टी बन गई, इसलिए आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी के तौर पर मान्यता दी गई। आज चुनाव आयोग की चिट्ठी मिलने के बाद केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी ने सबसे कम वक्त में नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल किया है। अब देश में कुल 6 नेशनल पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, बीएसपी,
नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। आज चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय लोकदल का यूपी की स्टेट पार्टी का दर्जा भी छीन लिया। इसी तरह आरएसपी भी अब पश्चिम बंगाल में स्टेट पार्टी नहीं रही। वहीं केसीआर की भारतीय राष्ट्र समिति का आंध्र प्रदेश में स्टेट पार्टी का स्टेटस छिन गया। इंटरेस्टिंग बात है कि केसीआर ने खुद को नेशनल पार्टी बनाने के लिए कुछ ही महीने पहले पार्टी का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति किया। यह कोई पहली बार नहीं कि जब किसी नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हो, लेकिन केजरीवाल ऐसे दिखा रहे जैसे इतने कम वक्त में किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बना दिया गया, इसलिए वो बड़ी पार्टी हो गए हैं। मुझे लगता है कि नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आपको बता दूं कि केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी बनाई थी, उसे अब जाकर 11 साल के बाद नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। लेकिन एनसीपी छोड़कर 2012 में नेशनल पीपल्स पार्टी का गठन करने वाले स्वर्गीय पीए संगमा की पार्टी को कई साल पहले यह दर्जा मिल गया था। संगमा की पार्टी अभी भी राष्ट्रीय पार्टी है। नेशनल लेवल पर भले ही एनपीपी को ज्यादा लोग न जानते हो, लेकिन मेघालय में एनपीपी की सरकार है। कोनराड संगमा चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी एनपीपी स्टेट लेवल की पार्टी है। इसीलिए संगमा की पार्टी का नेशनल पार्टी स्टेटस बना हुआ है। नेशनल पार्टी का दर्जा मिलने का फायदा यह होता है कि दिल्ली में दफ्तर बनाने की जगह मिलती है। नेशनल पार्टी का दर्जा मिलने पर पूरे देश में पार्टी का सिंबल रिजर्व हो जाता है। अब केजरीवाल देश भर में झाड़ू के निशान पर चुनाव लड़ पाएंगे। अब मैं आपको राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी कलह के बारे में बताता हूं। राजस्थान में सचिन पायलट कल से अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन करेंगे। पायलट का आरोप है कि अशोक गहलोत सरकार ने बीजेपी की वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों पर कोई एक्शन नहीं लिया। राजस्थान में इस साल असेंबली के चुनाव होने हैं। सचिन पायलट लगातार कांग्रेस हाईकमान पर चुनाव से पहले सत्ता परिवर्तन के लिए दबाव बनाने में लगे हैं। हालांकि पायलट के अनशन को लेकर हाईकमान गहलोत के साथ खड़ा हुआ नजर आया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, गहलोत सरकार ने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से आने वाले एक बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत जी के ऊपर एक जांच चल रही है संजीवनी घोटाले पर। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने हमारे मुख्यमंत्री पर एक मानहानि का मुकदमा दिल्ली की एक अदालत में दायर किया है। राजस्थान में किस तरह से कोविड के दौरान हमारे एमएलएस को खरीदकर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची थी, उसकी भी जांच चल रही है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि जांच नहीं हो रही। जांच हो रही है और किसी को भी अगर शिकायत है तो उन्हें हमारे वहाँ महासचिव जो हैं, प्रभारी महासचिव, उनके संज्ञान में लाना चाहिए कि हर पहलू पर जांच हो रही है, ना केवल संजीवनी घोटाले पर हो रही है, लेकिन जो साजिश रची गई थी एक चुनी हुई सरकार को गिराने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता शामिल थे, उनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, हर पहलू पे जांच हो रही है। राजस्थान के मामले में कांग्रेस हाईकमान फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है, लेकिन सचिन पायलट के कैंप के नेता खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट ने अपने किसी भी समर्थक को, किसी भी विधायक को अनशन में न आने के लिए कहा है। पायलट के समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा, जिन मुद्दों पर जनता ने कांग्रेस को वोट दिया उन्हें पूरा करना चाहिए। सोलंकी ने कहा कि गहलोत अपने वादे भूल गए हैं, इसलिए सचिन पायलट का अनशन कोई बगावत नहीं है, गहलोत को उनके वादे याद दिलाने की कोशिश है। हमने तो कोशिश की कि जिन मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा था उन मुद्दों के हमने लास्ट तक उठाया। वही बात कर रहे थे कि जिन लोगों ने सरकार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या जिन मुद्दों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यही तो मुद्दे थे। करप्शन का मुद्दा ही तो मुख्य था बीजेपी की सरकार के खिलाफ, उस पर कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया, यही बात थी। तो एक्शन नहीं लिया, यही तो कह रहे हैं पायलट साहब की एक्शन लेना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। तो जांच तो होनी चाहिए ना पहले कि भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं हुआ था। वही कहना चाहिए भ्रष्टाचार हुआ था नहीं हुआ था, ये तो जांच का विषय है। तो जांच का विषय तो जांच करानी चाहिए थी।
माथुराय को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए था। वही तो बात कर रहे हैं पायलट साहब। ये तो अशोक गहलोत जी ने भी तो कहा है ना, नहीं अभी कांग्रेस में सब लोग कांग्रेस में हैं, सब कुछ सही है। अभी तो बीजेपी भी क्या मामला है कि बीजेपी के जो भ्रष्टाचार थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था। अभी तो मुद्दा यही है। जब मुद्दा कल का यही है तो उस मुद्दे को आगे बढ़ाएं। अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर आगे बढ़ाएंगे और कोई बात होगी तो। ये हमारे खिलाफ थोड़ी है, बीजेपी के खिलाफ है कि बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार किया था उसकी जांच कराने के लिए तो उपवास कर रहे हैं, वो याद दिला रहे हैं। वो किसी को याद दिलाना, मेरे को जनता आती है, मुझे याद दिलाती है आपने वहाँ घोषणा की थी और ये काम आपने नहीं किया, तो मुझे याद दिलाती तो मुझे याद आता है। तो याद दिलाने की बात थी कि जो उस समय आपने याद दिलाया, टीवी पे चला के बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी घोषणा थी, ये आपका ट्वीट था कि कांग्रेस की सरकार आते ही सीबीआई की जांच कराएंगे। तो मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, जब सत्ता में आते हैं तो कई चीज भूल जाते हैं, तो याद दिलाइए ना। मामला बीजेपी और कांग्रेस के झगड़े का है, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तकरार का है। लेकिन इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी बोले। ओवैसी राजस्थान असेंबली में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। उन्होंने कहा सचिन पायलट का यह अनशन भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पूरा करने की कोशिश है। कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, एक सिक्के के दो रुख हैं। दोनों ने करप्शन को बढ़ावा दिया था और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि एक एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का अपने ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहा है। तो इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज ये जाता है कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, करप्शन पर वो सीरियस नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में हम शुरू से कह रहे हैं कि वो बजाय राजस्थान की जनता को अच्छा गवर्नेंस दे, वो गवर्नेंस देने के बजाय ये सब चीजें हो रही हैं उन लोगों में, और इससे राजस्थान की जनता बेजार है इन लोगों से, कांग्रेस सरकार से। वो अपने पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो अभी भी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाह रहे हैं, बजाय उसके कि वो राजस्थान की जनता के ख्वाबों को दोनों मिलकर पूरा करते। सचिन पायलट काफी अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी उन्हें राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, चुनाव से पहले फैसला करेंगे, उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्लियर हैं कि यहां कोई वैकेंसी नहीं है। अभी भी फैसला राहुल गांधी को करना है, लेकिन राहुल अपने चक्रों में उलझे हुए हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलकर एक और नई मुसीबत सिर पर नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन लगता है कि सचिन पायलट के सब्र का बांध अब टूटने वाला है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अब वो ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे और कल होने वाला अनशन उसी का एक संकेत है। पंजाब में पुलिस को और सरकार को चैलेंज करने वाला अमृतपाल सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन आज पंजाब पुलिस ने दावा किया कि अब अमृतपाल ज्यादा दिन तक पुलिस से नहीं भाग पाएगा। पंजाब पुलिस के इस कॉन्फिडेंस की वजह यह है कि आज पुलिस ने अमृतपाल के सबसे करीबी पप्पलप्रीत सिंह को अरेस्ट कर लिया। पिछले हफ्ते जब अमृतपाल ने पुलिस को चकमा दिया था, उस वक्त से लगातार उसके साथ सिर्फ पप्पलप्रीत था। आज पप्पलप्रीत को पुलिस ने अमृतसर जिले के कथू नंगल से गिरफ्तार किया। पप्पलप्रीत को अमृतपाल का दायां हाथ कहा जाता है। वो हमेशा हथियार बंद रहकर अमृतपाल के साथ रहा करता था। जब अमृतपाल पुलिस से बचकर भागा तो उसके बाद मिले सीसीटीवी वीडियोज में पप्पलप्रीत भी कई बार उसके साथ दिखाई दिया। आज पुलिस ने पप्पलप्रीत को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया और पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लिया। उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट समेत कुल 6 केस रजिस्टर हैं। पुलिस को उम्मीद है कि पप्पलप्रीत से पूछताछ के बाद अमृतपाल सिंह को पकड़ने में सफलता जरूर मिलेगी। पंजाब पुलिस ने मानयोग सीएम साहब की इंस्ट्रक्शंस पे बहुत इफेक्टिव काम किया है। इस केस में एक स्पेशल ऑपरेशन जो चल रहा था, इसमें हमारे पास वाइटल क्लूज थे, जिसमें पप्पलप्रीत सिंह जो मेन एसोसिएट है अमृतपाल सिंह का, उसको पंजाब पुलिस ने, खास करके अमृतसर रूरल पुलिस ने कथू नंगल एरिया है अमृतसर में, वहां से अरेस्ट किया है।
पंजाब पुलिस ने इसको NSA में डिटेन किया है। इसके अलावा 6 और केसेस इस पे रजिस्टर्ड हैं, जो टाइम टू टाइम एज पर लीगल प्रोसेस उस पर काम किया जाएगा बाद में। और इस केस में अभी और फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर की जाएगी। पंजाब पुलिस का दावा है कि अमृतपाल सिंह को पकड़ने की जी तोड़ कोशिश कर रही है, उसे जल्दी कामयाबी मिलेगी। लेकिन पंजाब में ज्यादातर लोगों का इंप्रेशन यह है कि अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त में पहले से है और पुलिस उसे कभी भी पेश कर देगी। इसलिए पुलिस के सामने चुनौती सिर्फ अमृतपाल सिंह को पकड़ना नहीं है, इस परसेप्शन को ठीक करना भी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है कि अमृतपाल उसकी कस्टडी में नहीं है, वो उसे ढूंढ रही है। आज की बात में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।